सवालों के जवाब से क्यों बच रहा चुनाव आयोग? पत्रकारों को धमकाना बंद करो। पत्रकार अजीत अंजुम पर दर्ज एफआईआर। सूत्रों के हवाले खेल खेलने वाला चुनाव आयोग हुआ एक्सपोज। चुनाव आयोग के सूत्रों से तेजस्वी यादव इस कदर नाराज हैं कि उन्होंने सूत्र को क्या बना दिया, आप खुद सुनिए। नेपाल की बात की जाए, ये तमाम लोग अब ये कहा जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा, चाहे ये कंप्लेन है, वो लोग आके अब फंसे हैं उनके। एक मिनट, इसका चुनाव आयोग से कोई डॉक्यूमेंट या कोई प्रेस नोट या कोई ऐसी बात आई है या कि कहाँ से खबर आई? सोर्सेज बता रहे हैं, सूत्र बताते हैं, हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। वेस्ट जो होता है ना, ये वो है, इसका कोई आधार नहीं ना। ये वही सूत्र है जो पाकिस्तान में कब्जा करवा दिया था, इस्लामाबाद, कराची। सूत्र नहीं, मूत्र लोग हैं। वैसे मैं इस भाषा से इत्तेफाक नहीं रखता, मगर तेजस्वी यादव के गुस्से को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव समझ रहे हैं कि बिहार के पूरे चुनाव को भारतीय जनता पार्टी क्या दिशा देना चाहती है। अब सूत्रों के हवाले से खबर को प्लांट किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि इस पर अब तक चुनाव आयोग का कोई औपचारिक बयान नहीं आया है, मगर इस खबर को गोदी मीडिया से लेकर तमाम जो सरकारी एजेंसीज हैं वो एक बड़े खबर के तौर पर पेश कर रहे हैं। भाजपा इस खबर को उछाल रही है। खबर क्या है कि बीएलओ के अधिकारी जहां जहां जा रहे थे उन्हें कई जगहों पर नेपाली मिले, म्यांमार से लोग मिले और बांग्लादेशी मिले, और वो वोट नहीं दे पाएंगे। सीधा सा सवाल दोस्तों, पिछले 20 सालों में किसकी सत्ता है बिहार में? पिछले 11 सालों में केंद्र में कौन सत्ता में है? देश का गृह मंत्री किस पॉलिटिकल पार्टी से है? देश का प्रधानमंत्री किस पॉलिटिकल पार्टी से है? बिहार के अंदर कानून व्यवस्था, जिम्मेदारी किसकी है? सबसे बड़ी बात, अनुभूति विश्नोई की यह रिपोर्ट पहले स्पष्ट कर चुकी है कि एक सवाल के जवाब में पूछा गया था कि कितने विदेशी हैं जो वोट दे रहे हैं, तो चुनाव आयोग ने, जी हां, चुनाव आयोग ने कहा था संसद के सवाल के जवाब में कि ऐसे कोई आंकड़े मौजूद नहीं। मैं उसकी चर्चा करूंगा कुछ देर बाद, मगर सबसे पहले सुनिए तेजस्वी यादव किस तरह से बखिया उधेड़ रहे हैं चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी दोनों की। वो कटघरे में रख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। पूछ रहे हैं पिछले 20 साल से सत्ता में कौन है? जवाब दीजिए तेजस्वी यादव। और इस तरह की अगर कोई बात है भी तो आखिरी बार यूपी की सरकार में 2003 में एसआईआर हुआ था। उसके बाद से अब तक जो है इतने साल हो गए, और इन सालों में कई चुनाव हम लोगों ने देखा। नरेंद्र मोदी जी का 14 का भी चुनाव देखा, 19 का भी देखा और 24 का भी देखा। यानी इनका कहने का मतलब ये है कि उस समय हम लोग 3-3, 4-4 लाख वोट से चुनाव हारे, तो क्या विदेशियों ने नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया? 39 सीटें आई 40 में से, इस बार 30 सीटें आई एनडीए को, तो विदेशी यानी उनको वोट दे रहे लोकसभा के चुनाव में। बात ये खड़ा होता है कि 2005 के बाद से बिहार में किसकी सरकार है? एनडीए की सरकार है, बीजेपी की, नीतीश कुमार जी की सरकार है। 11 साल से केंद्र मंत्री कौन है? केंद्र में गृह मंत्री कौन है? 11 साल से देश का प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं। तो ये गलती किसकी है फिर? यानी गलती तो इन्हीं एनडीए वालों की है। अगर किसी को अगर मिला भी है नागरिकता या वोटर लिस्ट में अगर नाम भी अगर जुड़ा है, तो ये इनकी सरकार रिस्पॉन्सिबल है। नीतीश कुमार और मोदी जी रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि 20 साल से बिहार में सरकार इनकी है, 11 साल से केंद्र में इनकी सरकार है, और ये जितने चुनाव जीत करके ये लोग गए, सरकार बनाए, तो यानी सब फर्जी है। यानी ये कहना क्या चाह रहे हैं? नेपाल की जहाँ तक बात है, आप जानते हैं बिहार का रोटी और बेटी का संबंध रहा है। बिहार पुलिस में, बिहार मिलिट्री पुलिस में गोरखा लोग हैं, नेपाली लोग हैं। आर्मी में नेपाली लोग हैं, भारतीय सेना में नेपाली लोग हैं। वहाँ जाकर के नेपाल में आप प्रचार करते, आइए बहाली हो रहा है, आइए हमारे सेना में जुड़िए। ये देखिए, असल में सुप्रीम कोर्ट ने जब से मामले को संज्ञान में लिया है और जब से इलेक्शन
कमीशन को सलाह दी है, तब से इनके हाथ पैर फूले हुए हैं। क्यों नहीं मिस्टर ज्ञानेश कुमार जो है आगे आकर के सारी बातों को रखते हैं? अभी कहेंगे कि फलना, अभी ग्राउंड बनाने की बात की जा रही है, फिर बोलेंगे इनके पास कुछ कहने के लिए है नहीं सुप्रीम कोर्ट में कि फर्जी वोटर्स है, फर्जी वोटर्स है। अगर है भी तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? इलेक्शन कमीशन है और एनडीए की सरकार है। दोस्तों, बिहार में इस वक्त बहुत बड़ा मजाक चल रहा है, मगर हकीकत यह है कि एक ऐसा मजाक है, एक किस्म का डार्क ह्यूमर है जिस पर आपको हंसी नहीं आएगी, आपको दर्द ही होगा। एक तरफ बिहार का लॉ एंड ऑर्डर बुरी तरह से बिखर रहा है, रोज लोग मारे जा रहे हैं और राहुल गांधी ने इस पर करारा प्रहार किया है। इंतजार कीजिएगा बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर इस बारे में क्या कह रहे हैं, मगर मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं बिहार का जलेबी गणतंत्र। खबर क्या है? जी न्यूज झारखंड की। जमुई जलेबी परोसने के काम आ रहे हैं गणना प्रपत्र। चकाई प्रखंड के गणना प्रपत्र देवघर में मिले, यानी कि वो जो तमाम फॉर्म्स बांटे जा रहे हैं जिसको लेकर इतना असमंजस है। चुनाव आयोग कहता है कि हम 2 फॉर्म बांट रहे हैं, जनता कह रही है हमारे पास कोई 2 फॉर्म नहीं है, बीएलओ कुछ और कह रहा है। अब उन प्रपत्रों में जलेबी बांटी जा रही है। देखिए जी न्यूज की रिपोर्ट। जमुई जिले में मतदाता सूची पुनरीक्षण में इस्तेमाल होने वाले गणना प्रपत्र जलेबी परोसने के काम आ रहे हैं। देवघर में एक जलेबी विक्रेता उसी प्रपत्र पर ग्राहकों को जलेबी परोस रहा है, जो चकाई विधानसभा क्षेत्र के मतदाता पुनरीक्षण के लिए इस्तेमाल में लाया जाना था। यह मामला उस समय सामने आया जब चकाई प्रखंड से देवघर आए एक शख्स ने जलेबी खाई। जलेबी जिस कागज पर परोसी गई वो चकाई विधानसभा क्षेत्र के सोनो प्रखंड के मतदान केंद्र संख्या 20 के मतदाताओं की सूची वाला गणना प्रपत्र था। वहीं जलेबी विक्रेता का यह कहना है कि उसने 2 दिन पहले रद्दी कागज खरीदा था जिसमें यह प्रपत्र भी मिला। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि यह मतदाता सत्यापन से जुड़ा अहम दस्तावेज है। इस बीच पत्रकार अजीत अंजुम ने इस बात की जानकारी दी है कि उनकी रिपोर्ट के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। उन्होंने कहा था प्रशासन और चुनाव आयोग के अधिकारियों ने पहले ही उन्हें चेतावनी दी थी कि वो एक खास वीडियो को हटाएं, जिसे हटाने से अजीत अंजुम ने मना कर दिया था। इस बात की आशंका अजीत पहले जतला चुके थे। वाकई दोस्तों, ये जलेबी गणतंत्र है। कम समय रह गया, ये पूरी प्रक्रिया शुरू की गई एसआईआर की। सर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्यों की गई हम सब जानते हैं, अब सब समझ आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब खुलकर चुनाव आयोग को डिफेंड कर रही है। जब यह बात समझ आ रही है कि यह प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है, इसका नुकसान हर पॉलिटिकल पार्टी को हो सकता है, उसके वोटर्स कट सकते हैं, तो ऐसा भाजपा को क्या पता है जो बाकी विपक्ष को नहीं पता कि वो इस प्रक्रिया को जायज ठहरा रहे हैं। तमाम गलतियां जो हैं वो दिख रही हैं उसके बावजूद। और दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर, राहुल गांधी उग्र हैं, उनका बयान आपके स्क्रीन पर। दरअसल राहुल गांधी इन 2 खबरों का हवाला दे रहे हैं जो आपके स्क्रीन पर है। पहली खबर, 11 दिन 31 मर्डर, क्यों खून से रंग रही बिहार की धरती, क्रिमिनल्स के निशाने पर पटना के कारोबारी, 10 लाख में पति, 4 लाख में कारोबारी का मर्डर, बिहार में बढ़ रही कॉन्ट्रैक्ट किलिंग इंडस्ट्री, नए लड़कों को किलर बना रहे गैंगस्टर, 150 शूटर हिट लिस्ट में। इस मुद्दे पर राहुल गांधी का करारा प्रहार। क्या कह रहे हैं राहुल आपके स्क्रीन पर? बिहार बना क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया, हर गली में डर, हर घर में बेचैनी, बेरोजगार युवाओं को हत्यारा बना रहा एनडीए राज। ध्यान से देखिएगा, यहां पर राहुल ने एक चालाकी की है। उन्होंने एनडीए के आगे ग में छोटे ऊ की मात्रा लगाकर उसे हुंडा राज कर दिया है। आगे सीएम कुर्सी बचा रहे हैं, बीजेपी मंत्री कमीशन कमा रहे हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूं, इस बार वोट सिर्फ सरकार बदलने का नहीं, बिहार को बचाने की है। और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, याद कीजिएगा, इन्होंने जो कारोबारियों की हत्या हो रही थी इसके लिए अपने ही पुलिस पर ठीकरा फोड़ दिया था, अपनी ही पुलिस पर हमलावर हो गए थे। अब क्या कह रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। सुना जाए बिहार के सम्मानित डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा को। देखिए, हमने पहले भी कहा कि सरकार हर घटना पर एक्शन और कार्रवाई कर रही है और घटना रोकने के लिए भी कठोर कदम उठाए जा रहे हैं।
जिस भाषा में अपराधी समझेंगे उस भाषा में भी कार्रवाई हो रही है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। दोस्तों, बहरहाल जो खबर है चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से, जिसे तेजस्वी ने वो कर दिया था, वो एक बड़ा मुद्दा बन गया है। ओवैसी कह रहे हैं ये बेशर्म सोर्सेस हैं, इनका मकसद साफ है, गरीबों से उनके वोट देने के अधिकार को छीना जाए। सुनिए क्या कह रहे हैं ओवैसी। एक जवाब का सवाल दिया जिसको जस्टिस लॉ मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में दिया, और उन्होंने क्या कहा 19 जुलाई 2019 को कि ना 2016 में, ना 2017 में, ना 2019 में कोई फॉरेन नेशनल नहीं निकला, सिर्फ 3 निकले हैं, एक तेलंगाना से, एक वेस्ट बंगाल से, गुजरात से। तो ये सोर्सेस बेशरम है, मैं कह रहा हूं, बेशरम है ये लोग। और 8वीं बात यह है कि किशनगंज, अरारिया, पूर्णिया, कटिहार 2025 में समरी रिवीजन हुआ है। अब समरी रिवीजन में वहां पर नाम जिसके नहीं आए, किसके नहीं आए कि उसकी मौत हो गई या वो शिफ्ट हो गया या फिर वोटर नहीं मिला। समरी रिवीजन में कोई ये बात नहीं आई कि सिटीजनशिप का मामला आया या डॉक्यूमेंट अनअवेलेबल था। तो ये क्यों इस तरह करके एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के विखार में, उनके एहतराम में कमी ला रहे हैं? तो ये सरासर गलत है। हम चाहेंगे कि ईसीआई को खुद ऑन रिकॉर्ड ये बात कहे, ये एम्बेडेड लोग, ये जो चमचे हैं, इनको इस्तेमाल ना करें। आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और हमको बीएलओस का नंबर दें वो, क्योंकि टाइम है हमारे को। हम जाएंगे उन बीएलओस के पास, पूछेंगे बताओ तुमने किस बुनियाद पर कह दिया कि नेपाली है, क्या रिकॉर्ड है तुम्हारे पास। और सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमा फेसी कहा कि आप 3 डॉक्यूमेंट्स को देखिए, रेशन कार्ड, आधार कार्ड, तो आपने कह दिया तो उन 3 डॉक्यूमेंट्स को आपको देखना ही है। तो ये इस तरह से करके जो हमको जिस बात का एप्रीहेंशन था कि बैकडोर एनआरसी हो रहा था, वो साबित कर रहे हैं उसको। ओवैसी एक कदम आगे जाते हैं, कह रहे हैं कि सीमांचल के लोगों से उनके वोट देने का अधिकार छीना जा रहा है। जाहिर सी बात है, उनका इशारा सीमांचल में बसे मुसलमानों की तरफ है। सुनिए क्या कह रहे हैं ओवैसी। राइट नहीं है ना, जब आपको राइट नहीं, आप कैसे करेंगे काम? राइट है होम मिनिस्ट्री को, राइट है वो एसपी बॉर्डर को, फिर उसके बाद एमएचए के 3 ऑफिसर साइन करना पड़ता, फिर उसके बाद जाता है फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को। आपको राइट ही नहीं है, क्यों कर रहे हैं आप ये? यही तो हमारा बुनियादी क्वेश्चन है। आपको राइट ही नहीं है, आप कैसे करेंगे? ये तो होम मिनिस्ट्री का काम है, और होम मिनिस्ट्री भी सबसे पहले वो एसपी बॉर्डर को जाता है, फिर एसपी बॉर्डर से एमएचए को आता है, एमएचए से 3 ऑफिसर साइन करते, उसके बाद फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को जाता वो। आप क्यों कर रहे हैं? आपको राइट ही नहीं है। इसीलिए तो मैंने कहा था कि ये बैकडोर एनआरसी ना हो जाइए। सोर्सेस क्या है, क्या सोर्सेस है भाई? और 2019 में पार्लियामेंट में जवाब दे दिया गया था कि ना 2016 में, ना 17 में, ना 19 में कोई फॉरेन नेशनल मिला वोटर लिस्ट में। सिर्फ एक मिला तेलंगाना में, एक मिला वेस्ट बंगाल में, एक मिला गुजरात में। अब बताइए इस पर क्या बोलेंगे? समरी जो रिवीजन हुआ 2025 का, ये ख़ास तौर से सीमांचल का, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया का, वहाँ पर तो किसी का नहीं निकला कि ये सिटीजनशिप नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है। क्या बताया गया उसमें कि ये उसकी मौत हो गई वोटर की, या शिफ्ट हो गया, या नॉट फाउंड, एब्सेंट है। तो ये इस तरह करके ही आप लोगों में गलत मैसेज दे रहे हैं। और फिर बिहार का इंटेंसिव चुनाव जैसा हो रहा है, भाई नवंबर में चुनाव होगा, तो आप क्यों गरीबों को, खासतौर से सीमांचल के लोगों को पावरलेस बनाना चाहते हैं आप? दोस्तों, कुछ देर पहले मैंने जिक्र किया था अनुभूति विश्नोई की रिपोर्ट का, और इसी रिपोर्ट में बात सामने आई थी कि चुनाव आयोग पहले कह चुका है
कि ना कोई नेपाली है, ना कोई बांग्लादेशी है, ना कोई म्यांमार से है। अनुभूति विश्नोई की रिपोर्ट आपके स्क्रीन पर जो कहती है हार्डली एनी फॉरेन नेशनल केसेस ऑन रोल्स। किसकी विफलता? खुद चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार 2019 तक वोटर लिस्ट में किसी विदेशी के होने की गुंजाइश नहीं है। 2018 तक सिर्फ 3 शिकायत वेस्ट बंगाल, गुजरात और तेलंगाना से मिली। फिर ऐसा क्या हुआ बिहार में? बात निकली तो कई सवाल उठेंगे। तो मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसा क्या हो गया पिछले 5 सालों में? और यही सवाल तेजस्वी उठा रहे हैं। तेजस्वी कह रहे हैं कि पहले आपको जनता ने 40 में से 39 सीटें दी, उसके बाद 40 में से 33 सीटें दी। तो क्या ये जो तमाम सीटें आपको मिल रही थी, क्या नेपाली, बांग्लादेशी और म्यांमार से आए लोग आपके लिए वोट कर रहे थे? जाहिर सी बात है इनके पास कोई जवाब नहीं है, मगर भारतीय जनता पार्टी उग्र है। राजीव प्रताप रूडी कह रहे हैं कि विपक्ष बौखलाया क्यों हुआ है? क्या उन्हें इस बात का डर है कि अब वो बांग्लादेशी या वो नेपाली आपको वोट नहीं देंगे? सुनिए राजीव प्रताप रूडी का तर्क। मिलता है म्यांमार का या बांग्लादेश का, तो उसके लिए होम मिनिस्टर जिम्मेदार है। देखिए, अभी ये जिम्मेवारी बिहार के मतदाता सूची में अगर कोई बांग्लादेशी है, अगर कोई म्यांमार से है या कोई पाकिस्तान से है और वो मतदाता नहीं है, अगर सूची में है, तो ये जिम्मेवारी चुनाव आयोग पर है और गहन पुनरीक्षण में चुनाव आयोग ऐसे मतदाताओं को निकाल रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये प्रक्रिया संवैधानिक है और इसमें आजकल राजनीतिक पार्टियों को बड़ा विरोध है। तो क्या मैं ऐसा समझूं कि ये जो हमारी राजनीतिक पार्टियां बिहार में विशेष करके हैं या राष्ट्रीय पार्टियां जो बिहार में सक्रिय होना चाहती हैं, इनके मतदाता मात्र बांग्लादेश और म्यांमार के हैं और जिनके कटने से इनकी बड़ी चिंता होगी? इन सवालों के उत्तर अगर देते तो बेहतर होता। और अब उन्हें काम करना चाहिए मतदाता सूची में मतदाता जुड़वाने का, ना कि विरोध करने का। हकीकत यह दोस्तों, जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था चुनाव आयोग से कि आप आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड समेत 3 अन्य पहचान पत्रों का जो है प्रयोग करें, इस्तेमाल करें। अब तक चुनाव आयोग ने इस पर कुछ नहीं कहा है। उसकी प्रक्रिया जारी है क्योंकि ज्ञानेश कुमार ने अपने ईगो पर ले लिया है। वो ज्ञानेश कुमार जो कुछ रहस्यमय ताकतों के हिसाब से चल रहे हैं। अब ये रहस्यमय ताकतें कौन सी हैं ये आप भी जानते हैं। यही मुद्दा उठा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से सांसद पप्पू यादव। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फरमान के बावजूद चुनाव आयोग धृतराष्ट्र बना हुआ है। सुनिए क्या कह रहे हैं पप्पू। आयोग धृतराष्ट्र तो हो ही गए हैं, सैकड़ों हो चुके हैं। वो ना वो सुप्रीम कोर्ट की सलाह मान रहे हैं, ना वो संविधान को मान रहे हैं। आरजेडी के सांसद मनोज झा कह रहे हैं कि इन सूत्रों के हवाले से उत्पात मचाया जा रहा है। वो ये भी कह रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से सिफारिश की थी ना, तो क्यों नहीं चुनाव आयोग सुन रहा? सुनिए। एक महत्वपूर्ण बात कहता हूं, आधार, राशन कार्ड, ईपीआईसी वोटर कार्ड के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा मुख्य कानून छ, अब तक दिशा निर्देश आना चाहिए था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऑब्जर्वेशन के अनुरूप कोई दिशा निर्देश नहीं। और फिर सूत्र के हवाले से खबर, ये सूत्र कौन है? उत्पात मचाने के लिए, नफरत के बीज बोने के लिए। किसने ड्राफ्ट देखा, किसने वेरीफाई किया है? और अगर हां, फिर भी म्यांमार और बांग्लादेश के लोग हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि इंडो नेपाल के रिश्ते को समझने के लिए वहां का होना जरूरी है। नेपाल के साथ किस तरह का संबंध है, पूरे दरभंगा, मधुबनी से लेकर के इधर पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सहरसा, आपको ये समझ दिल्ली दरबार को नहीं होगी। लेकिन मेरा प्रश्न है, अगर एक भी म्यांमार का और बांग्लादेशी है, द होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल। तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों, मजाक चल रहा है। कहीं पर उन पत्रों पर जलेबी परोसी जा रही है, कहीं पर मजाक चल रहा है। दूसरी तरफ जो जमीनी पत्रकार आप तक हकीकत ला रहे हैं, चाहे वो अजीत अंजुम हो, राजीव रंजन हो, संतोष सिंह हो, दामिनी नाथ हो, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की धमकी दी जा रही है। यह है संगोल युग दोस्तों, जहां हकीकत कहना, जहां सच कहना एक बहुत बड़ा गुनाह हो जाता है। कितने शर्म की बात है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।